नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है महाजनपद के बारे में। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में अपने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो जब आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो उसके बाद महाजनपद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे महाजनपद में आने से पहले मैंने आपको बौद्ध और जैन धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया था, ताकि आपको आगे बढ़कर उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप महाजनपद पढ़ेंगे तो आपको 16 महाजनपदों को पढ़ना होगा। उसके बाद मौर्य काल, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले बौद्ध और जैन को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। देखिए, तो जब आप महाजनपद को पढ़ेंगे तो उससे पहले आप ये जान लें कि 16 महाजनपदों की जानकारी आपको किस पुस्तक से मिलती है। तो वो है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है। भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म की पुस्तक है। इसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कह सकते हैं 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है, ये 2 प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र रहते हैं और गणतंत्र, ठीक है। जिसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, राजतंत्र होता था। और जिसमें कह सकते हैं राजा के द्वारा ना होकर गण या फिर संघ के द्वारा शासन होता था, तो वो गणतंत्र कहलाए। वजी और मल ही आपके गणतंत्र रहते हैं, ठीक है। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, तो आपने ये जान लिया। अब देखिए, 16 महाजनपद है, ठीक है। तो अगर आप इसे एक बार में ही याद करने की कोशिश करें, उनके राज्य, ठीक है, उनके राजधानी, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करें कि हर दिन अपने 4 को याद रखें, ताकि आपको नेक्स्ट डे आपको उसे फिर से रिपीट करें और उसे याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे जो इंडिया से जो बाहर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कंबोज, ठीक है। कंबोज कहाँ है आपका, एक मिनट की आप मैप में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले आपका आता है कंबोज, वो है आपका अफ़गानिस्तान में, ठीक है। कंबोज अफ़गानिस्तान में है और इसकी राजधानी रहती है हाटक, ठीक है, हाटक। उसके बाद आता है गंधार। गंधार आता है, ये है तक्षशिला, कहाँ पर, पाकिस्तान में। कंबोज अफ़गानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद आता है कुरु। कुरु आता है आपका, आप देखिए ये आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ हरियाणा का इलाका है, दिल्ली रहता है, ठीक है। 3 हुआ। फिर आता है मत्स्य, ये कहाँ है, विराटनगर, जो कि है आपका राजस्थान में, ठीक है। मत्स्य आपका रहता है, ये आप देख सकते हैं राजस्थान, विराटनगर। तो आप इसे आज के लिए आप इन 4 को ही याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम और 4 को याद करेंगे। एक ही दिन आपको याद करने में क्या होता है कि सभी मिक्स हो जाते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले हम मगध के बारे में आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे। और जो मगध का जो साम्राज्य रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बिहार से प्रारंभ हुआ। ये एक स्थान से इसका विकास होते होते ये कई सारे इलाकों को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो राजगिरी से। तो जो सबसे पहला वंश आता है वो आता है आपका बृहदर्थ वंश, बृहदर्थ वंश। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा जो है महाभारत और पुराणों में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार मगध की जो सबसे प्राचीन राजवंश रहता है वो रहता है बृहदर्थ। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो इस वंश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसे थोड़े से ही पढ़ाकर इसे निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक ये कोई ऐतिहासिक वंश नहीं है। इसलिए बृहदर्थ वंश को कह सकते उतना महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस ग्रंथों के अनुसार मगध की सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदर्थ रहता है, इसलिए इस वंश का नाम भी बृहदर्थ वंश है। और बृहदर्थ आप जानते हैं वह जरासंध का पिता रहता है। बृहदर्थ जरासंध का पिता रहता है और वसु का पुत्र था।
मगध का आरंभिक राजधानी पशुमती रहती है। गिरिवज की स्थापना बसु ने की। ठीक है। देखिए, मगध का राजा रहता है प्रथम फर्स्ट राजा रहता है बृहदर्थ। उसका बेटा रहता है जरासंध। ठीक है। और इसका युद्ध होता है किसके साथ? भीम के साथ। इसका युद्ध होता है भीम के साथ। आपने महाभारत में देखा होगा भीम। तो इसके साथ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? मल्ल का युद्ध। ठीक है। इसका पुत्र रहता है सहदेव और सहदेव का पुत्र रहता है रिपुंजय। ठीक है। सबसे योग्य शासक जो रहता है, राजा जो रहता है बृहदर्थ वंश का, वो जरासंध ही रहता है। ठीक है। और इस वंश का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रहता है, ऐतिहासिक वंश नहीं है, इसलिए इसे अधिकतर जब मगध का बारे में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको हर्यक वंश से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने बृहदर्थ वंश के बारे में भी थोड़ी से आपको जानकारी दे दी। नेक्स्ट आता है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश है, यहाँ देखिए। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हर्यंक वंश। ये पहला वंश रहता है और इसके बारे में देखिए। संस्थापक बिंबिसार रहता है। ठीक है। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। इसकी राजधानी रहती है आपकी राजगिरी। राजधानी क्या रहती है? राजगिरी रहती है इसकी। और इसने बिंबिसार क्या करता है कि अपना एक वैद एमपी के राजा रहते हैं मध्य प्रदेश के, चंद्र प्रदोत। वहाँ पर ये अपने एक कह सकते हैं कि डॉक्टर को भेजता है। जीवक नाम रहता है। ठीक है। वैद क्या होता है ना कि चंद्र प्रदोत जो कि एमपी अवंती के राजा रहते हैं, उन्हें एक कह सकते हैं काफ़ी घातक बीमारी हो जाती है। वो अपने वैद्य के द्वारा ठीक नहीं हो पाते हैं, काफ़ी उनका इलाज चलता है। तो ये सूचना जब बिंबिसार को पता चलती है तो वो अपने वैद्य जीवक को चंद्र प्रदोत के यहाँ अवंती भेजते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि अवंती से बिंबिसार का, अवंती से मगध का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, संबंध इनके अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। तो अवंती कर सकते हैं कि अब मगध के अंडर में हो जाता है बिना युद्ध लड़े ही। फिर इसने कई सारे विवाह भी किए। ठीक है। कई सारे विवाह भी किए। देखिए यहाँ पर इनकी कह सकते हैं बिंबिसार के बारे में। एक मिनट। हाँ, देखिए तो इसने बिंबिसार ने ना 3 विवाह किए। कितने? 3। इसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन रहती है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा। इसकी प्रथम पत्नी कौशल राज और कह सकते कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन रहती है महाकौशल। ठीक है। इसके साथ कौशल के साथ इनकी शत्रुता जो है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी पत्नी इनकी वैशाली की रहती है लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। ठीक है। तो अजातशत्रु की माँ कौन हुई? चेलना। ठीक है। इनकी तीसरी रानी रहती है पंजाब के मदरकुल की प्रधान की पुत्री क्षेमा रहती है। तो इस तरह से बिंबिसार ने 3 शादी की। इन तीनों स्थानों को मगध में मिला लिया। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अवंती से इसने अच्छे संबंध बना लिए। फिर क्या होता है, इसने वैशाली पर आक्रमण किया। कहाँ पर? वैशाली पर। ठीक है। वैशाली पर आक्रमण तो करता है लेकिन कोई इन्हें जीत हासिल नहीं होती है। जीत हासिल इन्हें नहीं होती, कोई जीतता नहीं है। फिर आता है इनका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 460 ईस्वी पूर्व प्रदोत रहते हैं। चंद्र प्रदोत अवंती के राजा रहते हैं, उदयन वत्स के, प्रसेनजित कौशल के, अजातशत्रु मगध के। ठीक है। तो अजातशत्रु जब आता है 492 से 460 ईस्वी पूर्व में, तो यह आपको पता है इसे प्रीत हंता कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या की। इसका दूसरा नाम कुनिक भी रहता है। तो जो सबसे पहले तो जो बिंबिसार रहता है वो राजगिरी को अपना कह सकते हैं कि राज्य को कह सकते हैं राजधानी बनाता है राजगिरी को,
क्योंकि काफ़ी ये सेफ जगह रहता है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये राजगिरी, राजगिरी का मतलब ही होता है राजा का घर। तो बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया। अजातशत्रु जब आता है तो क्या करता है कि राजगिरी के चारों तरफ में किले का निर्माण करता है। राजगिरी का जो किला होता है उसको चारों तरफ से ये घेरता है। ठीक है, और क्या करता है यह वैशाली, क्योंकि इसके पिता जो है वो वैशाली को तो जीत नहीं पाते हैं, तो अजातशत्रु क्या करता है, वर्षकार नाम रहता है जासूस का, वर्षकार, तो ये उसे वैशाली भेजता है। काफ़ी सारी खुफिया जानकारी इसे पता लगती है। फिर उसने वैशाली को जीतने के लिए 2 तरह के हथियारों का प्रयोग किया, रथ मूसल और महाशील कंटक। ठीक है, रथ 2 तरह के इसने कर सकते हैं हथियारों का उपयोग ये अजातशत्रु करता है। फिर इसके समय में ही, ठीक है, इसके समय में ही क्या होता है कि सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति भी होती है। फिर इससे ये क्या करता है ना कि लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचता है और उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करता है, उनके स्वतंत्र को नष्ट करता है, स्वतंत्रता को नष्ट करता है, और पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल करता है। मैंने उसके नाम अभी बताए। ठीक है, तो अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली रहता है, तो अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया और वे अब क्या करते हैं, मगध पर आक्रमण करने की धमकी देने लगते हैं। इसी के लिए आज अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। ठीक है, जिसके कारण मगध पर आक्रमण करने का अवसर इन्हें नहीं मिला था। किसे नहीं मिला था, अवंती को। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए अजातशत्रु क्या करता है। सबसे पहले तो उसने पिता की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, राजगिरी की किलेबंदी करवाई थी, जासूस को भेजा था वैशाली, और 2 हथियारों का प्रयोग किया था युद्ध के लिए, वैशाली को जीतने के लिए, और इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, फिर इसने जो किया था, ठीक इसके बाद इसका पुत्र उदायन आता है, उसने भी वही कार्य किया जो इसने किया था। ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कौन, उदायन। 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पटना में और गंगा और सोन के संगम पर एक इसने किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल चुका था। ठीक है, उदयन के बाद इसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडन और नागदशक। ठीक है, जो पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाया था। तो आप देखिए सबसे पहले तो क्रम वाइज याद रखिए। बृहदर्थ जो था, बिंबिसार जो रहता है वो राजधानी बनाता है राजगिरी को। अजातशत्रु रहता है, उसने राजगिरी की किलेबंदी करवाई, घेराबंदी करवाया। उदयन जो रहता है वो अब राजधानी को पाटलिपुत्र ले आता है। ये तीनों 3 तरह के कार्य करते हैं, आप इसे याद रखें। इस वंश का सबसे अंतिम या फिर अयोग शासक रहता है नागदशक। इसके सेनापति रहते हैं शिशुनाग। कौन रहते हैं, शिशुनाग। ठीक है, तो इसने क्या करता है, शिशुनाग क्या करता है, नागदशक की हत्या करके नागवंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या खत्म हो जाता है, हमारा हमने सबसे पहला वंश पढ़ा। कौन सा वंश हमारा सबसे पहला वंश रहता है, आप बताएंगे जरूर। पहले हमने बृहदत्त वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने हर्यक वंश को पढ़ा, हर्यंक वंश। ठीक है, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है, तो शिशुनाग। ठीक है, 412 से 398 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है। और इसकी सबसे बड़ी, शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी सफलता क्या होती है, तो अवंती राज को जीतकर मगध में मिला लेता है। ठीक है, सबसे पहले मगध तो काफ़ी छोटा कर सकते, राजगिरी छोटा सा स्थान था, लेकिन जो राजा हुए मगध पर वो क्या करते हैं, एक एक राज्य को जीतते जाते हैं, और ये जो मगध का जो साम्राज्य होता है ना वो काफ़ी विकसित हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, अफगानिस्तान तक फैल जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, और इधर उड़ीसा तक।
शिशुनाग के बाद आता है काला शोक। शिशुनाग के बाद आता है हमारा काला शोक। इसके बारे में आप जानते हैं 412 से 344 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल रहता है। उसका उपनाम रहता है काकवर्ण। काकवर्ण इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और इसने राजधानी बनाई वैशाली को, क्योंकि शिशुनाग जो रहता है वो अपनी राजधानी वैशाली ले आता है और इसने अवंती राज को जीत लिया था। किसने? शिशुनाग ने। तो काला शोक किस समय? शिशुनाग के बाद काला शोक आता है, तो इसने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई काला शोक ने। राजधानी रहती है वैशाली। राजधानी रहती है वैशाली। और ठीक उसी तरह इसके भी एक सेनापति रहते हैं और सबसे अयोग्य शासक, अंतिम शासक रहता है नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिम या फिर नंदी वर्धन रहता है और शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हो जाता है और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसका सेनापति कौन रहता है नंदी वर्मन का? तो महापदम नंद। और फिर इसने सेनापति ने राजा की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? तो नंद वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा महाजनपद में 4 हमने कर सकते हैं कि महाजनपद को पढ़ा, उनकी राजधानी को पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने सबसे पहले पढ़ा बृहदर्थ वंश, फिर हर्यक वंश और हमने पढ़ा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश को पढ़ा हमने, बिम्बिसार को जाना, अजातशत्रु उदयन को हमने जाना, फिर हमने शिशुनाग वंश को जाना, शिशुनाग को, और फिर हमने जाना काला शोक, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो इसे हमने जाना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नंद वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।